क्योंकि नीट एज इन इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, बट वो कंपटीशन उसको डिफ़िकल्ट बना देता है। 7th 8th से ही लोग तैयारी के लिए पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के। मैंने बहुत लेट डिसाइड किया था, तो मैं बहुत वरिड रहती थी कि लोगों ने 9 से शुरू कर दिया था और मैं बहुत लेट हूँ, तो आई डोंट हैव दैट एडवांटेज जो और लोगों के पास है। इट इज़ नॉट अबाउट स्टार्टिंग लेट, इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग सीरियसली, क्योंकि सबके पास सेम टाइम है 24 आवर्स, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करता है, दैट मेक्स अ मेजर डिफरेंस। अगर किसी को अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, 2023 के रिजल्ट के कंपैरिजन में 2024 में काफ़ी वेरिएशन है। तो जनरली नीट में फिजिक्स को सबसे मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है। तो कितने मार्क्स पे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है? ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट अ मशीन कि भाई ऐसे करेंगे तो चल जाएगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो ये 50 लाख भी पहुंच जाता है, और कई कॉलेजेस में तो शायद करोड़ में भी पहुंच जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं स्विच टॉक, एक करियर पॉडकास्ट जहां हम सिर्फ ऑप्शंस डिस्कस नहीं करते बल्कि उनके पीछे के रियल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर भी रोशनी डालते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे करियर की जो सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक कॉलिंग है। डॉक्टर, ये वो प्रोफेशन है जो सिर्फ इलाज नहीं करता, लोगों को उम्मीद देता है, जिंदगी से फिर मिलाता है। और आज इस प्रोफेशन के एक नए वॉरियर से मिलने का मौका मिला है। जयपुर की एक शाइनिंग स्टार पूर्विका सिंह, 10th में 98%, 12th में 96% और फिर नीट 2024 में 705 आउट ऑफ 720, यस, ऑल इंडिया रैंक 606 और पहला अटेम्प्ट। आज ये टैलेंटेड, काम, फोकस लड़की राजस्थान के मोस्ट प्रेस्टिजियस एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है। इस एपिसोड में हम जानेंगे नीट प्रिपरेशन के हाईज एंड लोज, मोटिवेशन का मंत्र, कोचिंग या सेल्फ स्टडी का सच और एमबीबीएस लाइफ की असली कहानियां, फ्रॉम स्लीपलेस नाइट्स टू फनी मेडिकल मीम्स। अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं या अपने बच्चों के लिए ये पाथ कंसिडर कर रहे हैं, तो बिलीव मी, दिस एपिसोड विल ओपन योर आइज एंड टच योर हार्ट। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली पूर्विका सिंह। वेलकम पूर्विका। थैंक यू सो मच सर। तो हमारा पहला सेगमेंट है नीट की प्रिपरेशन। तो पूर्विका, एनटीए 2024 का जो डेटा है दैट सेज कि इंडिया में हर साल करीब 24 लाख स्टूडेंट्स नीट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट्स सिर्फ 1.09 लाख के आसपास हैं, जिसमें से शायद 50,000 सीट्स ही गवर्नमेंट कॉलेज की हैं और बाकी सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। सो कंपटीशन इतना इंटेंस है कि ये डिसीजन जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। आपने ये डिसीजन कब और कैसे लिया है? कब आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है? तो जैसा कि सबको पता है कि 10th के बोर्ड्स के बाद सबसे मेजरली ये क्वेश्चन आता है कि अब आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो आपको हर तरफ से इतने सारे करियर ऑप्शंस टेम्प्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये ज्वाइन करना चाहिए, ये करना चाहिए। बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में 10th के बिगिनिंग में ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट्स सोचा था। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मैथ्स की तरफ जाना चाहिए, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। फिर जब एक्चुअली 11th शुरू होने वाला था, उसके एक वीक पहले ही मैंने डिसाइड करा कि नहीं, आई वुड वांट टू परस्यू बायो, मैं मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहूँगी। तो ये बहुत लेट इसलिए भी हुआ था क्योंकि इनिशियली मुझे इस फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और मैं इन जनरल नहीं चाहती थी कि मुझे मेडिसिन एज अ करियर नहीं पसंद आता था पहले। बट इन दैट 1 वीक मुझे आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पता चला था, एएफएमसी पुणे के बारे में, जिसके अंदर भी आप एज डॉक्टर वर्क करते हो फॉर द मिलिट्री। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी फैसिनेट कर रही थी उस टाइम पे। तो उसके थ्रू मैंने और डिगअप करा कि मैं देखूँ तो सही कि लाइक फील्ड में हाउ वुड आई गेट इन एंड व्हाट ऑल इज़ देयर। तो वो उसके बाद जो एएफएमसी से चीज़ शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे एज अ डॉक्टर इन रियल लाइफ बनने लग गई थी कि मैं मेडिसिन नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में परस्यू करके और फिर अपना करियर में एज अ डॉक्टर करना चाहूँगी। सो आपने बताया कि आपने
तैयारी का डिसीजन लिया 10th क्लास के बाद, जबकि जनरली हम जो सुनते हैं वो तो ये आजकल तो 7th 8th से ही लोग तैयारी के लिए पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के कि भाई अगर आपको नीट या जेई क्रैक करना है तो अभी से तैयारी करो। आप ने 11th से तैयारी स्टार्ट की। सो डू यू थिंक दैट इज सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम लाइक नीट? मैं इसको एज अपने आप को एक एग्जाम्पल अब मानती हूँ, क्योंकि इनिशियली जब मैंने बहुत लेट डिसाइड किया था तो मैं बहुत वरिड रहती थी कि लोगों ने 9 से शुरू कर दिया था और मैं बहुत लेट हूँ, तो आई डोंट हैव दैट एडवांटेज जो और लोगों के पास है। बट धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करा कि इट इज़ नॉट अबाउट स्टार्टिंग लेट, इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग सीरियसली, कि आप सीरियसली कब प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट कि आपने बहुत लेट करा है तो आप लोगों से पीछे हैं। लाइक यू जस्ट हैव टू वर्क हार्डर। लोग उस टाइम पे जो आपके कंपटीशन है उससे, तो आप वापस अपने एक अच्छे ट्रैक पे आ जाते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। और इन जनरल जैसे आपने पूछा आर्ट्स के बारे में, तो इनिशियली 11th में आर्ट्स काउंट करना नहीं शुरू करा था। 11th में इतना लोड भी आपके पास नहीं होता, तो लाइक 7 to 8 आवर्स आप मिनिमम पढ़ लेते हो, क्योंकि आपके पास लाइक आप स्कूल कोचिंग एवरीथिंग, तो आप उसके अलावा सेल्फ स्टडी में आप 4-5 आवर्स ऐड ऑन कर दो तो आपके पास एक सफिशेंट अमाउंट हो जाता है आपकी स्टडी के लिए। लेकिन 12th में ऑटोमेटिकली प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो आपको अननोइंगली भी आपको ऐसे पता भी नहीं चलता कि आपने कितना पढ़ लिया। तो स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहिए, बट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। नीट की प्रिपरेशन वैसे आइडियली आपको 11th-12th में शुरू कर देनी चाहिए। विद 11th आप क्योंकि सब्जेक्ट सेम रहते हैं जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, और फिर इसके अलावा लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एड प्रोवाइड हो जाती है। तो आप एक कंसिस्टेंसी के साथ हर एक चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नीट एज इन इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, बट वो कंपटीशन उसको डिफ़िकल्ट बना देता है। तो विद कंसिस्टेंसी आप अपने एरर्स कम करें, सिली एरर्स नहीं होने चाहिए, और उसके थ्रू आप अपने स्कोर्स इम्प्रूव करते जाते हैं, तो इट हेल्प्स अ लॉट। लवली। और कोचिंग को लेकर मुझे एक क्यूरियोसिटी है। इनफैक्ट मैं जितने भी अपने एपिसोड्स हो रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग जब आते हैं तो मैं उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि सपोज आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें कि अगर सारे कोचिंग्स को हटा दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो तो ऑलमोस्ट वही रहेगा और टोटल सीट्स भी फिक्स हैं। सो जो बेटर परफॉर्मर्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे और जो कंसिस्टेंट होंगे, जो फोकस्ड होंगे, वो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे। नाउ डू यू थिंक कि कोचिंग ज़रूरी है या बिना कोचिंग के भी काम चल सकता है? क्योंकि हम लोग जब 90s की अगर मैं बात करूं, मिड 90s में व्हेन वी वर इन स्कूल या हम जब कॉलेज में आ रहे थे, तो उस टाइम कोचिंग्स नहीं होते थे। कुछ स्टूडेंट्स से अबाउट 10% ऑफ देम यूज टू गो फॉर प्राइवेट ट्यूशंस, बट कोचिंग्स में कोई नहीं जाता था। सो डू यू थिंक कि कोचिंग से कुछ खास फ़ायदा होता है? मुझे ऐसा लगता है कि इवन मतलब इनिशियली जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो मुझे उससे पहले ये मेरा बायो जेई इनसे भी थोड़ा दूर रहने का यही रीज़न था कि मुझे लगता था कि कोचिंग में कितना आप डिप्रेस्ड फील करते होंगे, कितना कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता होगा, हर कोई हर तरफ से बोल रहा है पढ़ो पढ़ो, लाइक सो मच हेक्टिक, ऐसे ऐसे आप बहुत अच्छा फील नहीं करते होंगे। बट इवेंचुअली जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ वो एक आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से जो भी लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो वहाँ आके आपको आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं, आप उनसे एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं। उनसे आपको पता चलता है कि इन जनरल लोग कैसे पढ़ रहे हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने ही उन फ्रेंड्स से जो प्रिपेयर करे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स देयर। और अगर आपके पास कोचिंग फॉर एग्जाम्पल नहीं है जैसा आपने बोला, तो फिर आप किन से पूछेंगे? लाइक यू आर एट होम, आपके पेरेंट्स को इतनी नॉलेज आई गेस नहीं है फील्ड के बारे में। फिर आपके जो और फ्रेंड्स हैं जो आपसे स्कूल में इंटरेक्ट करते हैं, मे बी दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, वो बायो लेके दे वांट टू डू समथिंग एल्स इन द फील्ड। तो फिर उस सिचुएशन में आप बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि हम पूछें, हम गाइडेंस लें तो किससे लें। बट कोचिंग में आपके पास बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं जो ऑलरेडी 11th को उन्होंने 11th पूरी करी होती है, तो दे कैन गाइड यू इन अ मच बेटर वे। तो मेरे हिसाब से इट इज़ ओके टू जॉइन अ कोचिंग, एंड वो आपको हेल्प करता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको कोचिंग में ध्यान रखनी चाहिए, जिनसे आप
आप इतने स्ट्रेस नहीं होते, आप ऐसे डिप्रेस नहीं फील करते। तो अगर आप वो चीज़ अच्छे से कर लेते हैं देन कोचिंग इज़ अ ब्लेसिंग। ऑलराइट। सो अब नीट प्रिपरेशन में या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज होती है कंसिस्टेंसी। सो स्टडीज ऑल्सो सजेस्ट कि सिर्फ 30% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना रूटीन पूरे साल मेंटेन कर पाते हैं, 70% किसी ना किसी स्टेज पे आके अटक जाते हैं। आपने अपनी एनर्जी और फोकस कैसे बनाए रखा और कितना पढ़ते थे रोज, मोटिवेशन को कैसे बना कर रखा? सर मोटिवेशन तो ऐसे बन जाता है कि क्योंकि आप रेगुलर टेस्ट आप देते रहे सो दैट यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस, तो आपको हर एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट की प्रिपरेशन करने की मोटिवेशन होती है कि इसमें अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं तो आई हैव टू इम्प्रूव दैट, या फिर इसमें मैंने बहुत सिली एरर्स कर दिए तो मैं एक नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। तो उनसे मोटिवेशन बनता था और उन मोटिवेशन से आप स्मॉल स्मॉल टास्क प्रिपेयर कर रहे होते थे कि अब नेक्स्ट टेस्ट में इतना टाइम है तो आप इससे पहले मुझे ये तो कंप्लीट करना ही है, इसके अलावा मैं और एक्स्ट्रा चीज़ ये करूँगी सो दैट आई इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस एवरी नेक्स्ट टाइम। और कंसिस्टेंसी के लिए मैं कहूँगी कि मैं 11 बजे तक जितना मेरे से पढ़ा जाता था रात को उतना मैं पढ़ती थी, फिर 11 से 11:30 आधा घंटा सिर्फ इस चीज़ को देती थी कि नेक्स्ट डे पढ़ना क्या है, क्योंकि आप आधे घंटे एनालाइज करते हो कि आज क्या हुआ, उसमें क्या क्या अच्छे से नहीं हुआ, दैट माइट नीड अ रिविजन, और अगर मैं कल ही रिविजन कर लेती हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। तो आधे घंटे में सिर्फ ये प्लान आउट करती थी कि That's नेक्स्ट quite an डे important क्या point. करना है। तो उससे बहुत हेल्प होती थी क्योंकि इवन मैंने आज जो पढ़ा है वो रिवाइज भी हो सकता है, कल कल नए टॉपिक्स भी ऐड ऑन हो सकते हैं। और मैं एक डायरी मेंटेन करती थी, उसमें नेक्स्ट डे का टास्क लिखा होता था एक साइड, और दूसरे साइड में लिखती थी नेक्स्ट डे जो जो हो गया कि ओके दिस इज डन, और कितना टाइम लगा उसको करने में। सो दैट इवेंचुअली आपको थोड़े टाइम में वो बहुत हेल्प करता है। So you are quite planned. हाँ, तो जितना प्लानिंग करके चलते हैं, बिकॉज व्हाट इफ मैं सोचूं कि यार मैंने उस दिन क्या करा था, बिकॉज बीच बीच में ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे नेक्स्ट टेस्ट में और मार्क्स कम हो गए, तो फिर आई वुड स्टार्ट रिग्रेटिंग कि व्हाट डिड आई डू रॉन्ग। तो आई कैन जस्ट टर्न द पेजेस बैक कि मैंने उस दिन क्या पढ़ा था, सो आई हैव अ नोट कि मैंने क्या क्या एक बार कर लिया है, बट मे बी आई डिड नॉट डू दैट लाइक विद फुल ऑनेस्टी, या मैंने फुल कॉन्सेंट्रेशन से वो नहीं करा, तो आई वुड रिपीट दैट थिंग। तो कभी आपको ये भी लगता है कि एम आई नॉट गुड इनफ, एम आई नॉट डूइंग थिंग्स राइट, सो यू कैन जस्ट टर्न द पेजेस बैक एंड यू कैन जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ कि भाई मैंने इस दिन इतना कुछ पढ़ लिया था, तो आई कैन रिपीट दैट डे वुड कम अगेन, so that keeps you motivated as well. So जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो सबका बड़ा डिफरेंट सा स्केड्यूल होता है। कोई अर्ली राइजर होता है या कोई लेट नाइट स्टडी ज़्यादा पसंद करता है। What was your schedule? How did you study when you were preparing for it? So my schedule, I was a early person, मैं सुबह उठती थी, बट इसमें भी बहुत वेरिएशन होता है। सम पीपल वेक अप एट 5 एंड देन दे स्टार्ट स्टडिंग। आई हैड अ वेरी नॉर्मल रूटीन, किसी को देखकर लगता भी नहीं होगा कि मैं पढ़ती होंगी, बट ऐसा होता था कि आई यूज टू स्लीप बाय 11:30 12 एंड आई यूज टू वेक अप एट 6 7। आई यूज टू टेक इनफ स्लीप। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेन नहीं करती थी इस चीज़ पे, एंड क्योंकि ऑलरेडी मैंने रात को प्रिपरेट कर रखा था, मतलब मैंने पूरा लिस्ट डाउन कर रखा था कि मुझे क्या क्या करना है, तो फिर नेक्स्ट डे आई हैड टाइमिंग्स कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक क्या क्या होना है। तो फिर आप उठते हैं सुबह, आई यूज़ टू गो फॉर रनिंग सुबह सुबह, बिकॉज योर फिजिकल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप पूरे दिन पढ़ रहे होते हो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए यू हैव टू ऐड सम एक्टिविटी इन योर एवरीडे स्केड्यूल, जहाँ पर आप थोड़े ईज़ पर हो, वरना पूरे टाइम आप बहुत प्रेशर में होते हो। तो आई यूज़ टू गो देयर, आई यूज़ टू रन, फिजिकल एक्टिविटी वाज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आई यूज़ टू कम बैक, मैं अपनी डायरी ओपन करती थी, उसमें जो भी पहली चीज़ होती थी आई यूज़ टू स्टार्ट डूइंग दैट। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल वो चीज़ ख़त्म हो गई, आई यूज़ टू मेंशन कि इतने टाइम में ख़त्म हुई है, देन उसमें मैंने टाइम नोट कर लिया। फिर आई यूज़ टू जैसे जैसा भी प्लान्ड है वैसा आई यूज़ टू डू। फिर रात को आई यूज़ टू चेक आउट कि भाई कितना टाइम हो गया है, आई यूज़ टू ऐड ऑल द टाइम्स कि कितना हुआ है। फिर मुझे पता चला आज मैंने इतना डिलिजेंटली पढ़ाई करी है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ा तो 1 घंटा ही, लेकिन हम बैठे 2 घंटे रहे थे, सो वी काउंट दैट कि हमने तो 2 घंटे पढ़ लिया, बट आपने इफेक्टिव स्टडी तो 1 घंटे की करी। तो वो इफेक्टिव स्टडी वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि
अपन सिर्फ ऐसे सोच के बैठ जाते हैं कि हमने तो 8 घंटे पढ़ लिया, जबकि उसमें से इफेक्टिवली 5 ही घंटे पढ़ाई हुई होती है। सो वो भी आप अगर आप ऐसे करते हैं तो आप धीरे धीरे वो 3 घंटे को रिड्यूस कर लेंगे, तो आपके पास एडिशनल टाइम होगा, क्योंकि सबके पास सेम टाइम है 24 आवर्स। तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करता है, दैट मेक्स अ मेजर डिफरेंस कि आपके कैसे परफॉर्मेंस रहती है। So that's a very apt advice for all the aspirants who are watching. They must learn a lot from this कि उनका schedule किस तरह का होना चाहिए. So throughout the preparation जो एक approach होती है prepare करने के लिए, वो change होती रहती है. So how was your approach when you started preparing, and was it same towards the end, या वो आपकी भी change होती रही? सर अप्रोच काफ़ी वेरी करी। 11th के अंदर अलग अप्रोच थी, 12th के अंदर अलग थी। 11th के अंदर व्हेन एवर आई यूज्ड टू स्टार्ट माय पेपर, आई फर्स्ट यूज्ड टू अटेम्प्ट बॉटनी, देन जूलॉजी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। और मैं पूरा का पूरा पेपर एज इट इज़ अटेम्प्ट करती थी, एंड देन एंड में मैं OMR फिल अप करती थी। बट 12th में आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि अगर आप एंड में OMR फिल अप कर रहे हो एंड फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव दैट मच टाइम, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, आपका एक सेक्शन छूट गया, तो वो तो बहुत सिग्निफिकेंटली आपकी रैंक को बहुत अफेक्ट करेगा। तो देन 12th में आई रियलाइज कि सबसे पहले देवर 2 सेक्शंस व्हेन आई यूज्ड टू give papers, section A, section B, and section B had 20 questions, out of which 15 were to be attempted. But अभी change हो गया है pattern, and then we are not given options. So all the questions are compulsory, you don't have any options. तो उस टाइम पे आई थिंक नाउ द आइडियल अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी शुड बी कि आप सबसे पहले बायो, क्योंकि बायो एक ईजी सब्जेक्ट लगता है, इट इज़ ऑल अबाउट मेमोरी, यू कैन जस्ट विद फ्रेश माइंड आप अगर उसको अटेम्प्ट करते हैं, यू कैन गेट ऑल द क्वेश्चंस राइट। तो आपने एक सेक्शन फॉर एग्जांपल जूलॉजी आपने ख़त्म करा, यू जस्ट रीचेक एंड यू फिल इट्स OMR राइट देयर। तो आपका जूलॉजी पोर्शन इज फिनिश्ड, आपकी OMR भी भर गई, तो आपका कम से कम ये हो गया कि ओके 1 सेक्शन 1/4 ऑफ द पेपर इज डन। देन यू कम टू बॉटनी, डू द सेम, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। सो इन इसके थ्रू आपका होता है कि आपने आधा पेपर कर लिया है, यू डोंट हैव दैट कि अरे अभी OMR भी फिल करनी है। और बहुत एक साथ सारी OMR फिल करने में बहुत बार मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आपने एक सेक्शन की OMR कर लिया तो यू आर ओके, आई हैव डन दैट। और उसमें भी अगर आपके पास कोई है कि इस क्वेश्चन में मुझे अभी डाउट है, दे कैन बी 2 ऑप्शंस करेक्ट, अभी आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, तो आप वो क्वेश्चन उस टाइम के लिए छोड़ दो। एंड में आप वो एक ही OMR आपको एंड में भरनी होगी, तो आपके पास इतना आप वो नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा आपके पास। तो आई थिंक दैट वाज द अप्रोच जो मैंने अपने नीट के लाइक 2-3 मंथ से यूज करना शुरू कर दिया था। दैट वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी आई कुड गिव पीपल। So you mentioned that you went for coaching as well. तो आपने मॉक्स कितने लिए थे? बिकॉज मॉक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर जनरली टॉपर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड JEE, तो मैंने सुना है कि वो 100 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट ले लेते हैं थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन। सो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? So I have lost count. I gave so many papers. In 11th हमारे पेपर्स 21 डेज के गैप से होते थे, एंड उसके अंदर फॉर द इनिशियल 2-3 मंथ ऐसा चला था। उसके बाद दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट। फिर 15 डेज में, 14 डेज में, लाइक 2 वीक्स के गैप में एक टेस्ट होने लगा था। एंड देन 12th में आफ्टर सेप्टेम्बर देन फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, एंड जनवरी से आई गेव पेपर्स एवरी डे। So every day, so from January, February, and then March में before my paper, then I used to give one paper like I used to Saturday, then Tuesday, then maybe on Wednesday or maybe on Thursday. Then it depends upon कि आपको कितना पेपर देना है. Do you need time to revise something or you want to give a paper? That depends upon what that. Sometimes you give a very good paper, then you see कि अब तो हम पेपर नहीं देंगे, अब तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अब देंगे तो कम हो जाएंगे, तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास एक में अच्छे मार्क्स आ गए तो आप नेक्स्ट पेपर ज़रूर दें, ताकि आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दैट डिसाइड्स कि आपका प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो जनरली नीट में फिज़िक्स को सबसे मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है। करीब 45% स्टूडेंट्स इसे सबसे चैलेंजिंग मानते हैं, और
आप भी क्या इससे अग्री करते हैं, या आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ लगता था? फिजिक्स ही था मोस्ट टफ। तो फिजिक्स के अंदर भी जैसे पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, तो 11th में मैकेनिक्स यूज टू बी अ क्वाइट ट्रिकी पोर्शन ऑफ फिजिक्स। फिर 12th में थोड़ा सा मुझे थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते थे वो ज़्यादा पसंद आते थे। सो 12th मेरी बहुत कंपैरेटिवली आसानी से निकल गई थी, बट 11th थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था इनिशियली। अच्छा, स्कूल मतलब बोर्ड के एग्जाम्स और नीट की प्रिपरेशन, इसको कैसे बैलेंस किया आपने? पहले हम जैसे 12th के मिड में होते हैं, फिर आपके पास ये आता है कि स्कूल से प्रेशर आता है कि अब हम प्री बोर्ड्स करवाएंगे। तो आप इस डायलेमा में होते हो कि हम प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ें कि हम नीट के लिए पढ़ें। तो वो डायलेमा बहुत ज़्यादा मेजर भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप नहीं टैकल कर पाते दोनों चीज़ों को एक टाइम पे। बट आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके पास सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश और वट अदर आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ करा है। बट जो चीज़ें आपके 12th में आ रही है वही आपके नीट में आएंगी। तो इट इज़ बोर्ड्स इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आपके पास आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो फॉर बोर्ड्स। और जितने पास्ट 4-5 ईयर्स से जो नीट का पैटर्न है उसमें एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ें, लेकिन आप बोर्ड्स के उसको यूटिलाइज करें आपकी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नीट के पर्सपेक्टिव से। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने नीट के पहले जब बोर्ड्स थे, तो बोर्ड्स में यूजुअली आपको बहुत गैप मिलता है कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपके फिजिक्स में भी आपके पास 6 डेज है, तो आप 6 डेज में आपके पास 2 एनसीईआरटीज है, पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर 12th। आप दोनों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इवन आपके, क्योंकि नीट के अंदर असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी आ जाता है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए बोर्ड्स वाला टाइम आप यूटिलाइज करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। और इवन बोर्ड्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में आए हुए हैं, तो आप उसको भी सॉल्व करें, बोर्ड्स के वे भी सॉल्व करें, आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होते हैं। सो नीट के एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम्स में, मतलब दोनों के पैटर्न में कितना डिफरेंस होता है? क्योंकि जैसे जेई में ये कहा जाता है कि जेई का जो पेपर होता है वो थोड़ा एनालिटिकल होता है, और जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। सो व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस अबाउट इट? आपके बोर्ड्स में भी जैसे बहुत अच्छा आपने स्कोर किया, सो हाउ डिड यू मैनेज बोथ बोर्ड एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन फॉर नीट? सो बोर्ड्स के लिए ये होता है कि आप पहले तो आपने खुद ने इतना डिलेमा क्रिएट कर लिया होता है। ये मैंने भी बाद में रियलाइज़ करा था कि बोर्ड्स और हैं तो हमें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत बहुत कैजुअली दोनों चीज़ें बहुत आराम से कर सकते हो अगर आप डिटर्मिन्ड हो, आप इतने डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है दोनों चीज़ों का कि किस टाइम पे मुझे 12th पे फोकस करना है, किस टाइम पे मुझे वापस नीट के टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करना है, तो बहुत ईजिली हो जाता है। और बोर्ड्स में पर्टिकुलरली फॉर बायो, दोनों नीट और बायो दोनों में मतलब ये चीज़ है कि दोनों मेमोरी बेस्ड होते हैं। बट इसमें ये कि आपका नीट का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है ऐसे क्वेश्चंस पे जो जिसमें आपके पास कुछ डेट्स है, आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स है, या आपके पास कुछ ऐसी फैक्ट बेस्ड है, असर्शन रीजन है, आप उन पे फोकस करिए। लेकिन फॉर द थ्योरी पेपर आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाइए कि आप अगर आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट थिंग जो मैं बोलूँगी कि बोर्ड्स के लिए है कि आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए पेपर में, बिकॉज बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने अपने थॉट्स को, अपने कॉन्सेप्ट को कैसे प्रेजेंट किया है, क्योंकि उसके बेसिस पे बहुत मार्क्स में वेरिएशन आता है। सो नीट के एग्ज़ाम के दिन का प्रेशर जो होता है वो आई एम श्योर किसी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं होता होगा। फॉर दैट मैटर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो इट इज़ लाइक एन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, और हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, एंड सबका एक्सपीरियंस बड़ा यूनिक होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम था, जिस दिन एग्ज़ाम था, वो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उस दिन का? एग्ज़ाम मेरे को बहुत स्ट्रेंज लगा मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं मतलब 1 मंथ पहले नीट से मैं ये सोचती थी कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कल पेपर देने जाना हुआ तो फिर उस रात को तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, मैं तो ये सोचती रहूँगी कि मैं कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी। बट आउट ऑफ अ सडन उस दिन मैं जितने बजे मैं रोज़ सोती थी, मैं उससे 2 घंटे पहले सो गई थी। मैं आराम से सोई, आई वाज़ सो रिलैक्स, आई वाज़ सो चिल। मैं खुद अपने आप से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतनी रिलैक्स होंगी।
बट मुझे लगता है कि उससे पहले वाले जितने संडेज थे मैंने उनको ऑलमोस्ट ऐसे ही अपने माइंड में से मिमिक कर लिया था कि दिस इज़ माई नीट पेपर. तो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि उससे 3 संडेज लाइक 3 वीक पहले वाला जो संडे था उसमें मेरे 690 मार्क्स आए थे. फिर उसके नेक्स्ट वाले में मेरे 700 आए थे. फिर नेक्स्ट वाले पे 705 आए थे. सो आई सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई हर बार आपके हर प्रोग्रेस हो रही है. तो मैं बहुत डिटर्मिन्ड थी कि फॉर एग्जाम्पल इसमें आई है तो दिस इज अनदर संडे आई विल अगेन इंक्रीज माई मार्क्स. एंड थैंकफुली फिर मेरे 710 हो गए थे एक्चुअल नीट में. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि ओके दिस इज़ अ गुड माइंड सेट जो मैंने उस टाइम पे अडाप्ट किया था कि ओके इट इज़ नाइस आई विल बी गुड इनफ कि मैंने बहुत प्रिपरेशन करी है, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन. आप ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हो पेपर में तो एवरीथिंग्स गोना बी ग्रेट. सो कितने मार्क्स पे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है? सर ये चीज़ बहुत वेरी करती है. फॉर एग्जाम्पल 2023 के रिजल्ट के कंपैरिजन में 2024 में काफ़ी वेरिएशन है. लाइक 23 में आपको 650 660 पे बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है. यू कैन गेट वन ऑफ द बेस्ट इन राजस्थान एंड एवरीथिंग. बट इस साल वही जिन लोगों के 650 मार्क्स आए 655 660 वाले भी ड्रॉप ले रहे हैं इस बार. सो इस बार रैंक में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था जिसकी वजह से यू कैन नॉट से कि अब किस उस पर कर सकते हैं. ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटिशन राइट नाउ. एंड इसीलिए इस साल भी वी आर जस्ट होपिंग कि इस साल थोड़ा कंपटीशन थोड़ा पेपर एक बेटर स्टैंडर्ड का बने जिससे थोड़ी रैंक्स में इतना इन्फ्लेशन ना आए. सो आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज लाइफ ड्यूरिंग MBBS. सो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो कॉलेज का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है. मतलब आपने कैसे डिसाइड किया रिजल्ट आने के बाद किस तरह से काउंसलिंग होती है एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना है और किस तरह से कॉलेज अलॉट होता है? सर काउंसलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग 2 में डिवाइडेड है. एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, उसके अलावा स्टेट काउंसलिंग होती है. जो भी आप जिस भी स्टेट में जिधर का भी आपके पास डोमिसाइल है आप उधर स्टेट काउंसलिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑल इंडिया में भी कर सकते हैं. सो ऑल इंडिया में ये होता है कि जितनी भी कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया के अंडर आते हैं उनमें 15% जो सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया की होती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी अप्लाई कर रहा है थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग तो वो उन 15% वाले जो भी कॉलेजेस हैं फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया से ही आपको एम्स मिलता है. आप स्टेट कॉलेजेस से आपके स्टेट का नहीं ले सकते और जितने भी एम्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आते हैं. सो इफ़ यू हैव टू अप्लाई तो आप उसके थ्रू करेंगे. और ऑल इंडिया के अंदर एम्स के अंदर 100% सीट्स ऑल इंडिया से फिल होती है. बट जो स्टेट कॉलेजेस हैं उनकी 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होती है एंड बाकी जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग से फिल होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो राउंड होता है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग का शुरू होता है. ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद स्टेट अपना फर्स्ट राउंड करवाता है. ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स पे कि वो कब उसको करवाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑल इंडिया में कॉलेजेस में प्रेफरेंस वाइज भरा था. यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वेरी गुड कॉलेज जो भी आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर में आप भर देते हैं एंड उसके बाद उसका रिजल्ट आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास रिजल्ट में कोई कॉलेज आया जिधर आप नहीं जाना चाहते या आप चाहते हैं कि आप अपना कॉलेज अपग्रेड करवाएं सो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए फिलअप करते हैं. दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, उसमें कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगते. फिर सेकंड काउंसलिंग में आपने अपने जो भी चॉइसेस आपने फिल करी. फॉर एग्जांपल अगर आप अपग्रेड हो गए हैं और आपको कॉलेज पसंद है सो आप ज्वाइन कर लेते हैं एंड दैट यू गेट इनटू दैट कॉलेज आप एडमिशन ले लेते हैं. इन केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं आई कैन स्टिल अपग्रेड माई कॉलेज आई वुड लाइक टू गो इन अनदर कॉलेज तो आप फिर से थर्ड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं. उसके एडिशनल चार्जेस होते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द थर्ड राउंड. फिर उसके अंदर अगेन आप करते हैं अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है सो यू हैव टू ज्वाइन दैट कॉलेज और अगर आपको नहीं होता है देन यू हैव टू स्टे इन द सेम कॉलेज. एंड फॉर द स्टेट काउंसलिंग क्योंकि मैंने ऑल इंडिया से ही कॉलेज लिया था आई डिड नॉट गो फॉर स्टेट इसलिए उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है. बट स्टिल उसके अंदर भी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड के फॉर्म में होता है. एंड देन एकदम एंड में एक मॉप अप राउंड होता है. उसके अंदर अगर आपको सीट मिलती है सो यू हैव टू टेक इट. अदरवाइज उस मॉप अप राउंड के बाद कोई सीट्स अवेलेबल नहीं होती. मॉप अप राउंड इज द लास्ट राउंड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस. व्हाट वाज योर फर्स्ट चॉइस? First choice, I filled up AIIMS Delhi, then I filled MAMC, then I filled VMMC, then AIIMS Jodhpur, and then SMS. So how's the experience at SMS? Experience at SMS is quite great. Up till now, it is wow. I am a Jaipurite, so मेरे लिए काफ़ी easy होता है
कॉलेज में, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डिफरेंट सिटी में मूव करते हैं तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. तो बीइंग इन जयपुर मुझे उतने चैलेंजेस तो फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि आप घर होते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड एनीथिंग लाइक दैट. तो वो चीज़ काफ़ी मेरे लिए प्लस पॉइंट था. वही मेन रीज़न था मेरा SMS के लेने का. तो वो काफ़ी अच्छे से फुलफिल हो गया, क्योंकि आई हैड ऑप्शंस ऑफ जॉइनिंग अदर एम्स, बट फिर वही डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि MBBS इज़ नॉट अ स्मॉल जर्नी. आपको 5.5 ईयर्स वहाँ पर रहना है. सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी. यू माइट गेट टायर्ड, यू माइट गेट सिक, यू माइट नॉट इवन वॉन्ट टू गो आउट देयर अगेन. तो इसलिए आप सोचते हैं कि इफ़ यू स्टे एट द सेम प्लेस, क्योंकि मेडिकल में आपको यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर योर PG. सो आप एक ईज पर रहना चाहेंगे कि आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अनदर राउंड ऑफ दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो फिर अगर आप कहीं बाहर होते हैं तो आपके पास वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो आपके पास इतनी मेंटल एनर्जी नहीं बचती कि अब मैं एक और चीज़ के लिए तब प्रिपेयर करूँ, इतना मोटिवेशन नहीं रहता. इसलिए आई थॉट दैट इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू स्टे इन जयपुर. ग्रेट. सो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि MBBS सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कहीं ज़्यादा डिमांडिंग होती है, आई एम श्योर, MBBS में, बिकॉज यू हैव लॉन्ग आवर्स ऑफ कॉलेज एंड देन पेशेंट ड्यूटीज़ भी हो जाती हैं, देन इमोशनल एक्सपोजर भी आपका रहता है काफ़ी. सो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? MBBS वैसा ही है जैसा आपने सोचा था? जितना एक्सपेक्ट किया था अभी तक, ऑलरेडी इतना एक्सपेक्ट कर रखा था कि ऐसा होने वाला है. देयर आर सर्टेन चेंजेस कि कुछ में मतलब हमें लगता था कि हम फर्स्ट ईयर से इतना हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में जाएंगे, बट द थिंग इसकी फर्स्ट ईयर में आपका सारे के सारे सब्जेक्ट थियोरेटिकल होते हैं. आपके पास लैब बेस्ड होता है, आपके पास डिसेक्शन होता है एनाट के अंदर. तो आप वो करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर. यू लर्न अबाउट द बेसिक थिंग्स, क्योंकि अभी आप इतने एक्सपीरियंस नहीं होता, आप अभी भी जस्ट आए हैं. यू कैन नॉट बी गिवन ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो आप धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं कि लाइक हाउ इज़ इट गोना बी अगर हम जाते हैं कहीं हॉस्पिटल में. इवन दो वी हैव अ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम जिसके अंदर हम जाते हैं, वी इंटरैक्ट विद पीपल इन अ पर्टिकुलर विलेज जहाँ पे हम इंटरैक्शन करते हैं. सो वहाँ से हमें थोड़ा बहुत क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना शुरू होता है. वी जस्ट विजिट हॉस्पिटल्स फॉर द सेक ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर. फिर सेकेंड ईयर के अंदर वी गेट आर हॉस्पिटल ड्यूटीज़, एंड उसके बाद सेकेंड ईयर से हमारी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ शुरू होती हैं. दैट इज़ वेयर वी एक्चुअली गो टू द हॉस्पिटल एंड वी सी हाउ थिंग्स वर्क देयर. तो वो थोड़ा सा लेट शुरू होता है, बट अभी जैसे हम हमारे सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस देखते हैं तो वो हमें बताते हैं कि लाइक दिस इज़ द वे. आप लोग भी नेक्स्ट ईयर आओगे, फिर उसके बाद आएंगे, तो फिर आप भी सीखोगे. सो दैट इज़ हाउ इट गोज़. डाइसेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा था? डाइसेक्शन का मेरा तो काफ़ी अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एनाट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आप ह्यूमन एनाटमी अच्छे से करते हैं एंड एवरीथिंग. तो इट इज़, क्योंकि मैंने सुना है जैसे कई स्टूडेंट्स फेंट हो जाते हैं. फेंट हो जाते हैं ऐसा, बट हमारे बैच में तो ऐसा किसी के साथ पर्टिकुलरली नहीं हुआ. स्टार्टिंग से एवरीबडी वाज वेरी कूल विद इट. सो आपका कॉलेज का डेली रूटीन क्या है वैसे फर्स्ट ईयर में? माय कॉलेज इज़ फ्रॉम 8 to 4. सबसे पहले फर्स्ट एक थ्योरी क्लास होती है, देन देयर इज़ डाइसेक्शन टाइम, एंड देन देयर इज़ अ लैब टाइम. फिर 2 और थ्योरी क्लासेस होती है, एंड द कॉलेज गेट्स ओवर बाय 4. सो MCI गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनका कट ऑफ काफ़ी हाई होता है, लेकिन फ़ी कम होती है. वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ी 50 लाख तक भी जा सकती है. आपके हिसाब से दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में? सो उसके अलावा आई थिंक कि जो फैसिलिटीज़ होती है वो तो दोनों तरफ से इक्वल होती है, बट द थिंग इज़ कि गवर्नमेंट के थ्रू अगर कुछ हो रहा है, सो जैसे फैकल्टी जो होती है, सो फैकल्टी गवर्नमेंट के थ्रू अलॉटेड होती है, द प्रोफेसर्स एंड एवरीथिंग. तो ये चीज़ इतनी मैटर अभी तो नहीं करती, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस में कैसी फैकल्टी है. बट मेरे हिसाब से मेजर डिफरेंस तो इसी चीज़ का होता है, फीस का. फैकल्टी तो दे कैन गेट बेटर. हर जगह हम फैकल्टी इतना कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज टीचर्स ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट. तो उस बेसिस पे तो इतना हम मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, बट फीस के बेसिस पे ज़रूर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें द फीस इज़ फॉर गर्ल्स स्पेशली इट इज़ वेरी क्वाइट लो. तो 50,000 इज़ फॉर अ ईयर. And for AIIMS, it is quite even less than that. It is like 10-20,000, I guess. It is very, very low. But in private colleges, it runs into lakhs. It can be 10 lakh, 20 lakh per year.
It depends upon the which college you're getting into, but 20 to 30 lakhs per year. So for your entire MBBS, it goes around 1.5 or 2 CRs. So that is quite different. But in government medical colleges, it is not that huge problem. It is quite easy for them. अच्छा, कई कई लोगों को जैसे अगर यहाँ पर कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, सो दे ऑप्ट फॉर सम फॉरेन कॉलेजेस, जैसे जॉर्जिया है, नेपाल भी लोग जाते हैं, देन ऑफ कोर्स रशिया, चाइना जाते रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स. सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर किसी को अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, सो शुड दे टेक अ ड्रॉप ईयर एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, या उनको किसी फॉरेन कॉलेज जाकर MBBS कर लेना चाहिए? सर इट डिपेंड्स कि आप अपनी MBBS के बाद कहाँ पर परस्यू करना चाहेंगे अपना करियर, कि आप वहीं पर सेटल होके यू वांट टू वर्क देयर, और इज़ इट कि आप यहाँ पर इंडिया में करना चाहेंगे. क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके पास एक्सपोजर क्वाइट डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वुड बी हेयर. तो अगर आप 1 साल ड्रॉप लेते हैं तो इट इज़ ओके, यू कैन टेक इट, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, मे बी कोई भी रीज़न हो जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, एंड इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड कि हम फिर से करके पूरी प्रिपरेशन फिर से करके अगर हम सेकेंड अटेम्प्ट में ले सकते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर हेयर. क्योंकि आप यहाँ की चीज़ें सीखेंगे. लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप अपनी सिटी में या अपने स्टेट में, आप इंडिया के अंदर हैं, तो आपके पास पेशेंट एक्सपोजर काफ़ी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने फ़ॉरेन में कुछ करा है. और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी MBBS के बाद फॉरेन में ही वर्क करें, तो इट इज़ ओके, देन यू कैन गो देयर, बिकॉज आप उसी हिसाब से वहाँ की चीज़ें सीखेंगे कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, वहाँ का हाउ इज़ द एक्सपोजर एंड एवरीथिंग. बट अगर आप इंडिया में हैं तो आपके पास थोड़ा डिफरेंट एक्सपोजर होगा एज़ कम्पेयर टू फॉरेन. तो आई गेस दैट वुड बी द बेस्ट वे टू. सो अदर देन योर MBBS, आप और भी कुछ स्किल्स पे काम कर रहे हैं? जैसे यू जस्ट मेंशन अबाउट कम्युनिकेशन, तो इसके अलावा कुछ और स्किल्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? So the leadership is very important when you have to. The other thing that you must know is how to listen to people. You just have to stand and just have to listen to people. What are they saying? What are they trying to communicate? Like it is not always कि आप कुछ बोलना ही है आपको. You just have to listen and just have to understand कि now इस situation में मुझे क्या करना चाहिए. Because it is not always about giving orders to people. You have to follow them as well. तो that is another thing जो मैं बोलूँगी is important. अच्छा, मेडिकल स्टूडेंट्स पे बहुत रील्स भी बनते हैं, मीम्स भी बनते हैं, सो उनमें कितनी सच्चाई होती है, कितना रिलेटेबल होते हैं? सर काफ़ी रील्स तो क्वाइट अप्रोप्रिएट भी होते हैं, जो हम सोचते हैं ओके दिस इज़ वेरी रिलेटेबल टू अस. कुछ होता है कि हम हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता. आई सिग्निफिकेंटली बिलीव कि हम ऐसे, हमारा जो मेडिकल में जितने भी लोग हैं आर मेडिकल प्योर, उसके अंदर ऐसा है कि अ लॉट ऑफ पीपल स्टडी अ लॉट, देन वी हैव फन, वी प्ले स्पोर्ट्स, वी आर एक्चुअली मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जो और लोग होते हैं कि अरे आज हमारी 4 घंटे क्लास थी, हम थक गए, हम ऐसे 4 घंटे ही तो थी, मतलब इसमें क्या हो गया. तो दैट इज़ थोड़ा सा डिफरेंट दैन अदर पीपल. दे आर लाइक कि एग्ज़ाम्स तो कहाँ, हमारे एक बार एग्ज़ाम हो गए, हमारे कितने टाइम बाद एग्ज़ाम, तो हमें पढ़ना ही नहीं है. बट ऐसा हम नहीं बोल सकते. वी हैव टू स्टडी. कॉलेजेस में वैसे लीगली तो रैगिंग बिल्कुल बैन हो चुकी है, और प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि अभी भी होती है या रैगिंग बंद हो चुकी है? यस सर, क्वाइट लेस मतलब अभी नहीं भी सर, होती इतनी है? होती है. जस्ट द रिस्पेक्ट दैट यू गिव योर सीनियर्स, बिकॉज ऑब्वियसली जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो कर चुके हैं, सो इट्स जस्ट द रिस्पेक्ट दैट वी गिव देम, एंड दे ऑल्सो हेल्प अस ड्यूरिंग आवर एग्जाम्स. क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक नीट कि हमें पता है कि इतना सिलेबस आ रहा है, ये पैटर्न होने वाला है. यू डोंट नो कि आपके पेपर्स में क्या होने वाला है. सो द सीनियर्स हु हैव ऑलरेडी गिवन दोज पेपर्स, दे टेल यू हाउ यू हैव टू अप्रोच दीज थिंग्स, सो दैट गेट्स ऑल. सो आई एम क्वाइट इंक्विजिटिव टू नो कि मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं? इज इट सिमिलर टू हाउ प्रोफेसर्स और टीचर्स treat students in coaching classes, or is it different, like you get treatment like a doctor? Are you being treated like doctors or students? So we have so many professors different, because for example नीट और उसमें ऐसा होता था कि for example हमारे पास फिजिक्स है तो हमारे फिजिक्स के एक टीचर है, so we can just go him and ask him, he will teach all the chapters and everything. But कॉलेज में ऐसा नहीं होता है. there are certain स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आपको एक प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक होगा वो आपको दूसरे प्रोफेसर पढ़ाएंगे.
तो इसमें इतना मतलब इतना हमारा इंटरेक्शन नहीं होता प्रोफेसर से, बट इन केस वी हैव एनी डाउट वी आर फ्री टू आस्क हिम, ही विल टेल अस. एंड जितना बेटर स्टूडेंट इंटरेक्शन आप कोचिंग में देखते हैं उतना आपको ऑब्वियसली कॉलेज में नहीं मिलता, बिकॉज प्रोफेसर्स आर ऑल्सो बिजी, दे आर ऑल्सो पोस्टिंग्स देयर. सो उसमें थोड़ा इतना नहीं होता. बट जो प्रोफेसर्स आपके इंचार्जेस हैं, बिकॉज देयर इज़ अ मेंटर मेंटी प्रोग्राम ऑल्सो रनिंग, सो देयर इज़ अ मेंटर. मेरे बायोकेमिस्ट्री के एक मेंटर है. सो इफ़ आई हैव एनी क्वेरी और इफ़ आई एम फीलिंग कि आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ, आई नीड सम academic advice, so I can ask him. I do ask him. So our next segment is career options and future scope. So MBBS के बाद सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या रिसर्च और एआई बेस्ड मेडिसिन जैसे भी नए ऑप्शन अब सामने आ रहे हैं. सो आपने अभी कुछ सोचा है कि MBBS के बाद क्या करेंगे या अभी उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं? सर मैंने मतलब जब नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे ये सोचा था कि आई वुड डिसाइड मैं पीजी या फिर जो भी अदर ऑप्शंस है उनको कब मैं ऐसे सिग्निफिकेंटली उनके बारे में सोचूंगी. आई डिसाइडेड कि जब मैं खुद हॉस्पिटल में अच्छे से देखूंगी, आई टॉक टू माई सीनियर्स जिन्होंने और चीज़ें करी है, एंड देन आई विल गेट अ ओवरव्यू कि व्हाट इट इज़ टू बी लाइक हेयर. तब उसके बाद आई वुड actually come to a conclusion, because abhi I don't have adequate knowledge about it, and abhi I don't have that much experience jitna मुझे होना चाहिए in order to think about the future after MBBS. So उसके अलावा जैसे अब जर्मनी, यूके, यूएस जैसे कंट्रीज में भी इंडियन डॉक्टर्स की काफ़ी डिमांड है. जैसे यूके में स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो NHS है वहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत कमी है और हर साल 10,000 से ज़्यादा इंडियन डॉक्टर्स फॉरेन जा रहे हैं. सो आपने अभी कुछ सोचा है कि आफ्टर योर स्टडीज़ वुड यू लाइक टू स्टे इन इंडिया या आप भी बाहर जाके भी एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे? So definitely if I would get an opportunity or I will create such an opportunity by which I get to go out, क्योंकि बाहर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आप डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं. क्योंकि मेडिसिन के अंदर इट इज़ नॉट जस्ट कि एक ही अप्रोच है टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज़ और अ पर्टिकुलर साइन और सिम्टम, बट बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से करते हैं. सो जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन रखते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्निक्स एंड एवरीथिंग, उतना बेटर होता है. क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट लिमिट योर सेल्फ कि नहीं हमें तो ऐसे ही करना है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट अ मशीन कि भाई ऐसे करेंगे तो चल जाएगी. एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, सो दैट वुड मेक ट्रू. सो ये कहा जाता है कि भाई हर डॉक्टर के अंदर कोई आर्टिस्ट या एंटरप्रेन्योर या ट्रैवलर छुपा होता है. सो आपका ऑल्टरनेटिव करियर ड्रीम क्या था? मतलब अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? So I love playing badminton. So I would have. Yeah, you mentioned you're a national sir. player as well. So I played states. Oh, okay, state Yes, player. sir. So that's why I left badminton quite early. COVID के time पे there were no opportunities. सब बंद हो गया था. We were all in lockdown. उसके बाद I decided now I'll focus on my career. So I stopped playing badminton. But now again after getting into medical college, I resumed playing badminton. So I think I would have been a sports person. That's great. Yes, sir. Now coming to the salary part, do you have any idea about the salary of doctors? So there's difference in everything. I believe कि आपने कौन सी branch choose करी है. Are you a surgeon? Are you a radiologist or anything? Your salary significantly depends upon which branch have you chosen for PG. So MBBS students को भी कोई stipend या salary मिलती है? Yes, sir. During internship, it is after the entire MBBS thing is like for 4.5 years, and then 1 year you have to do internship. Then you get stipend. And after that, when you join PG, in PG you also get a salary. Otherwise भी this is among the two most talked about professions. डॉक्टर इंजीनियर की बात सुन रहे हैं हम बचपन से. So this is one of those professions. So of course ये लगता ही है कि बहुत stable तो है ही. So it is not कि आप इतना सोचें इस बारे में. आप पहले अपने
MBBS तक करे. और फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, यू फर्स्ट नीड टू गेट इनटू अ गुड मेडिकल कॉलेज. आप अपने आप को इतना वर्क करें अपने आप पे कि आप एक नीट में अच्छा स्कोर कर पाए, एंड देन यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज. क्योंकि वहाँ पर भी बहुत डेविएशन आता है. यू कैन नॉट थिंक कि भाई नीट होने के बाद हमें तो MBBS में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, और ऐसे यू हैव टू स्टडी. So let's first focus on the studying part. That is what my approach right now is. लाइक NMC का एक डेटा है विच सेज कि MBBS की जो मतलब अगर आपको डिग्री लेनी है तो उसकी एवरेज जो कॉस्ट आती है, जो खर्चा आता है, वो 10 से 15 लाख आता है. और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो ये 50 लाख भी पहुंच जाता है, और कई कॉलेजेस में तो शायद करोड़्स में भी पहुंच जाता है. तो क्या रिटर्न भी उतना फुलफिलिंग है इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या इतनी मेहनत और फी वर्थ है? Yes sir. Yes sir. I personally feel कि हाँ है. और even डॉक्टर इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी. आपके पास एक रिस्पेक्ट होती है. देर आर सर्टन हैज़ार्ड्स इज़ वेल. आपके जो भी ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स है कि यू माइट गेट देयर सो मेनी वर्किंग आवर्स, आपको बहुत देर काम करना होता है. देर आर सो मेनी अदर थिंग्स इज़ वेल. बट इवेंचुअली आप एंड में भी रियलाइज़ करते हो कि इट्स ऑल द पार्ट ऑफ योर जॉब, एंड सो बी हैप्पी विद इट. Well, that's true. That's one of the most noble Yes, professions. sir. अच्छा, अब कुछ myths की बात करते हैं. जैसे एक तो ये myth है ही कि डॉक्टर्स बहुत अमीर होते हैं, और एक ये है कि भाई MBBS के बाद लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है. सो ऐसा कोई myth है जो आप तोड़ना चाहें, ब्रेक करना चाहें? सर मेरे पास मेरे प्रिपरेशन के टाइम के कई मिथ्स हैं जो टूट गए थे. क्योंकि प्रिपरेशन से पहले, जैसा हमने पहले भी बात करी, कि कोचिंग का ऐसे होता था कि कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करने से बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और ये हो जाता है. तो वो मेरे को भी लगता था कि एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा. और बहुत सेल्फ डाउट्स भी रहते थे कि यार लोगों ने तो 7th 8th से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी, मैंने इतनी लेट करी, मेरा तो कैसे ही होगा. बट ये सारे जो मिथ्स थे ये धीरे धीरे टूटने लग गए थे कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कोचिंग में जाके आप डिप्रेस हों. आपको अपने आप को एक पर्टिकुलर माइंडसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए, जिससे आप बेटर अप्रोच करें. तो ये 1-2 मिथ्स थे जो ब्रेक गए. हाँ, ब्रेक हो गए थे. So our next segment is artificial intelligence and medicine. तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी है जिसके हिसाब से AI डायग्नोसिस में ह्यूमन डॉक्टर्स के बराबर एक्यूरेसी दिखा चुका है कुछ केसेस में. लेकिन एम्पैथी और एथिक्स सिर्फ इंसान में होते हैं. आपका वैसे अभी क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर है, आई एम नॉट श्योर कितना भी आपको एक्सपोजर मिला है AI के बारे में, बट आपके हिसाब से AI एक खतरा है या एक सपोर्ट सिस्टम है? सर इट डिपेंड्स अपॉन कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. बिकॉज वी डू हियर अबाउट रोबोटिक सर्जरीज एंड एवरीथिंग. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल एज वेल कि ये डॉक्टर्स जो हैं, सर्जन्स पर्टिकुलरली, दे टेक हेल्प फ्रॉम द रोबोटिक्स एंड एवरीथिंग. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कुछ सुचर हुआ है एंड द सर्जन हैज़ डन हिज वर्क क्वाइट नाइसली. नाउ हमें उसको क्लोज करना है, वी हैव टू स्विच अप. सो जो रोबोट है वो काफ़ी एफिशिएंटली कर सकता है, कम टाइम लगा सकता है. सो जो ब्लड लॉस, जो अगर फॉर एग्जांपल सम ह्यूमनली कोई कर रहा हो, सो उसके लिए उतना स्पीड में भी इतना नहीं हो पाए, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए. हाँ, सो डेफिनेटली अगर कोई रोबोट कर रहा है, सो जो हम ब्लड लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्यूरेसी कैसा चाहिए, दैट कैन बी क्वाइट. तो क्या डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है? सर आई डोंट थिंक डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है. बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल किसी रोबोट में AI के थ्रू हमने कोई एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के बारे में उसको बता दिया, बट एज आई सेड अर्लियर कि बहुत डिफरेंशिएट, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन है तो जो उसके अंदर जैसा हमने पढ़ा है वैसा ही होगा. बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं. ये मैंने DH में डाइसेक्शन में रियलाइज़ करा कि इतनी सारी बॉडीज़ हैं, किसी में कुछ बहुत वेरिएशंस होते हैं. किसी की बॉडी कैसे एक्ट करती है, कुछ नए पाथवेज बन जाते हैं बॉडी के अंदर. सो वो बहुत बहुत डिफरेंस होता है. सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन AI फॉर दैट मैटर, क्योंकि द एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हाउ वी आर गोइंग टू बी अप्रोचिंग. कि अगर कोई नई कंडीशन आ गई है जिसके बारे में AI को नॉलेज नहीं है, तो हाउ वुड दैट हेल्प अस.
सो दैट इज़ वेयर हमें कोई एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर की नीड होगी. तो आपको अभी कॉलेज में कुछ पढ़ाया जा रहा है एआई से रिलेटेड मेडिकल साइंस में? So, abhi it's quite early for us to receive any such information or it, but still we are trying कि हम AI को use करके we are using that as a tool to learn anatomy because it is quite easier when we use it. So that is what we are doing right now. So our next segment is our rapid fire round. आपको अगर 36 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी दी जाए या नीट दोबारा देने को कहा जाए, व्हाट वुड यू चूज? Sir, I would choose 36 hour, not NEET again. ऐसा कोई फनी मेडिकल वर्ड जिसको सुन के आपको हंसी आ जाती है? Sir, depression. Depression, we do not always mean depression as a mental state. It is maybe a depression over there on the surface and everything, so it is quite amusing sometimes. आपकी कॉलेज लाइफ का अब तक का सबसे मजेदार मोमेंट? When we started ऐसे हमारे dissection में, so one day one of my friends fainted and it was कि he had anemia, so it was that he saw blood and he got fainted, so that was quite amusing for us. अगर आपकी अभी तक की जो लाइफ है उस पे कोई वेब सीरीज बने तो उसका टाइटल क्या होगा? इंजीनियरिंग से मेडिकल का सफर. ओके, ग्रेट. तो अब आप ये बताएं कि ऐसा कोई स्लैंग है मेडिकल फील्ड का जिसे सिर्फ डॉक्टर्स समझते हैं? सर इतना तो सोचा नहीं कभी. नॉट येट सर. एक एडवाइस जो आप अपने पुराने सेल्फ को देना चाहेंगे? आई वुड जस्ट से कि इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको इतना हार्ड नहीं होना होता अपने लिए. आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो. यू कैन बी एट पीस. इतना हार्श नहीं होना होता अपने आप पे कि यू आर जस्ट वर्किंग सो हार्ड एंड नॉट गिविंग योर सेल्फ इनफ ब्रेक्स. तो ब्रेक्स कैन बी इम्पोर्टेंट. तो आपकी हॉस्टल में आप रहते हैं, तो हॉस्टल का किस तरह की पार्टीज या कोई ऐसा प्रैंक जो आप शेयर करना चाहें? यस सर. आफ्टर मतलब कभी कभी हम ऐसे लाइट्स बंद कर लेते हैं. वी इंजॉय आवरसेल्व्स. वी डांस टू द फुलेस्ट. हम बहुत मतलब इट डिपेंड्स. बर्थडेज पे वी डू सेलिब्रेट बर्थडेज वेरी नाइसली एंड एवरीथिंग. सो दैट हैपेंस. Okay, tell me one advice that you would like to give to future aspirants. सो पर्टिकुलरली जब आपके प्रिपरेशन का टाइम होता है, इवन दो आप कोई कोचिंग में हैं या आप ऑनलाइन उसके थ्रू कोचिंग ले रहे हैं या आप स्कूल से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वट एवर योर मेथड इज़, बट स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स बिकॉज वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है. यू समटाइम्स सी दैट पीपल आर वर्किंग सो हार्ड. वाई एम आई नॉट वर्किंग दैट हार्ड? तो उससे आप में थोड़ा सेल्फ डाउट क्रिएट होता है. तो उसके वो ना हो तो आपको इतना ध्यान नहीं देना. यू हैव टू डेफिनेटली टेक इट एज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बट नॉट कंपेयर योर सेल्फ एंड थिंक योर सेल्फ एज कि भाई हम थोड़े सुपीरियर इन्फीरियर वाला. आपको इतना नहीं सोचना होता. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग एंड हाउ यू वुड बी इम्प्रूविंग योर सेल्फ. सो दैट इज द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव देम राइट. Thank you so much, Purvika. It was lovely talking to you. The way you mentioned about how you prepared for NEET, I'm pretty sure all the young aspirants जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपका सेशन रहेगा. दे वुड नो कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्केड्यूल रहेगा तो सेलेक्ट होने के चांसेस बेटर होते हैं. सो ये सारी चीज़ें आपने बताई. कॉलेज लाइफ के बारे में आपने बताया, कॉलेज काउंसलिंग के बारे में बताया. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग at our podcast. It was lovely talking to you. Thank you for having me, sir. डॉक्टर बनना एक डिग्री नहीं, एक कमिटमेंट है. पेशेंट्स की केयर करना, उनकी लाइफ की जिम्मेदारी उठाना और हर वक्त तैयार रहना, ये किसी भी करियर से ज़्यादा डिमांडिंग है. आज की पूर्विका की कहानी ने हमें याद दिलाया कि मेडिसिन सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक कॉलिंग है. स्विच टॉक का मिशन है कि हम हर करियर को इस डेप्थ में समझें, उसकी सच्चाई, उसका ग्लैमर, उसके चैलेंजेस और उसका फ्यूचर. और इसी सिलसिले में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक सीनियर डॉक्टर के साथ जो डेकेड्स से इस प्रोफेशन का हिस्सा हैं, जिन्होंने इमरजेंसीज देखी हैं, सर्जरीज की हैं और नए डॉक्टर्स को गाइड भी किया है. और हाँ, एआई का जो सेगमेंट आज हमने छेड़ा उसे और गहराइयों से हम एक्सप्लोर करेंगे अगले एपिसोड में भी,
क्या AI डॉक्टर्स का दोस्त है या कभी कभी कॉम्पिटिटर भी? एंड ऑल्सो हाउ शुड फ्यूचर डॉक्टर्स स्टे रेडी फॉर अ टेक ड्रिवन वर्ल्ड? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस करियर का अगला एपिसोड देखना चाहेंगे। ये है स्विच टॉक, जहां हर करियर का राज खुलता है। मैं हूं अकील खान। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें।